नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने के लिए अब खेल विभाग तैयारी कराएगा, जिसे लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा, जो युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ें, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिज़िकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिज़िकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फ़ौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फ़िटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफ़िकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट-कूट कर वैसे भी भरी हुई है, उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए, तो वो भी हम लोग जो है बहुत जल्द जो है आजकल के ही दिनों में हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक पहल है युवाओं को दिशा देने के निमित्त भी और युवाओं को देशभक्ति के अभिभाव के साथ में अभिभूत करने के लिए आगे मार्गदर्शन देने। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का रविवार को समापन हो गया है। 5 दिनों तक चली इस खेल प्रतियोगिता में देश भर के वन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रविवार को राज्यपाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे और कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। राज्यपाल और वन मंत्री ने विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ चैंपियन रहा है और उत्तराखंड को परफॉर्मेंस भी पिछली बार के मुकाबले बेहतर हुआ है। आज जो है ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का समापन हो चुका है और कई प्लेयर्स को जो है आज मेडल्स दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, कि जिस तरह से आज एक बेहतरीन समापन हुआ है और सारे इंतजाम बढ़िया हुए हैं, एक सफल आयोजन पर किस तरह से देखते हैं सबको? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी जब मिले तो उस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में हमेशा प्रयास करना चाहिए और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे वन विभाग को कि बहुत शानदार आयोजन उन्होंने किया और जिसमें करीबन 3,500 पार्टिसिपेंट्स प्लस ऑफिशियल्स प्लस हमारे यहाँ के वन विभाग के सारे लोग, इतना बड़ा आयोजन करना बहुत आसान नहीं होता। और ये जितने बाहर के पूरे हर पहली बार हुआ है कि हर राज्य की टीम ने पार्टिसिपेट किया, फॉरेस्ट के सभी संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया और सारी की सारी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जिस तरह से अनुशासित ढंग से एक इस झील के साथ कि मुझे जीतना है, जिस तरह खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, तो ये निश्चित रूप से आज जो सबसे बड़ी दुनिया के सामने चैलेंज है कि वनों को कैसे बचा करके पर्यावरण की रक्षा की जाए, उसमें हमारे खिलाड़ी जो यहाँ खेले निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मानसिकता के साथ, ये उनको वन विभाग में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में काम आएगा और एक अनुशासित वनकर्मी के रूप में वो पर्यावरण और वन को बचाने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। और क्योंकि मैंने आपसे कहा जिस तरह सारे अधिकारी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसका समापन किया गया। इससे अभी जिस तरह आपने देखा होगा मैदान में अभी भी समापन के बाद भी जो उत्साह लग रहा है खिलाड़ियों में, ये इस बात का संकेत है कि सब ने एंजॉय किया। देवभूमि में वीरभूमि में आके उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ की मेजबानी को देख के मैं समझता हूँ हर आदमी प्रभावित है और एक बहुत शानदार आयोजन ये हुआ। इस शानदार आयोजन के लिए मैं फिर एक बार वन विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, क्या लगता है कि परफॉर्मेंस को और बेहतर करने की ज़रूरत है? उत्तराखंड की जो टीम है यहाँ पर खेली है, हालांकि ड्यूटी भी है साथ में, लेकिन फिर भी देखिए ड्यूटी सभी क्योंकि सभी राज्यों में हम 51 से 66 पहुँचे, हमारे गोल्ड मेडल के भी नंबर बढ़े,
लेकिन निश्चित रूप से हमारा मानना है कि कभी भी जिस तरह विकास एक कंटिन्यूटी की निरंतरता है, उसी तरह खेलों में हम अगले आयोजनों में किस तरह और बेहतर प्रदर्शन करें, ये इस तरह के आयोजन उसमें भी उन लोगों को कहीं ना कहीं मैं मदद करते हैं कि उनको एक एक्सपोजर मिलता है नेशनल टूर्नामेंट में इसका पार्टिसिपेट करने का। और ये एक्सपोजर जो हमारे खिलाड़ियों ने किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की टीम भी वन गेमों में एक बेहतरीन टीम के रूप में कहीं ना कहीं और ज़्यादा सम्मान के साथ आगे आएगी। ठीक है, हमारे साथ वन मंत्री थे जिनका कहना है कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड की जो टीमें हैं वो और बेहतर प्रदर्शन करेगी। देहरादून से गौरवपंत के साथ मैं नवाब चौधरी, HNN 24/7 न्यूज़। सच कहूँ तो जो स्पोर्ट्समैन है वो सबसे अच्छी ड्यूटी करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में सीखता क्या है, सीखता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम वर्क और किस प्रकार अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है। मैं तो कहूँगा कि ये एक ऐसी कला है जो इंसान के चरित्र को, एक कंपटीशन स्पिरिट को बहुत ऊपर लेके जाता। आपका सवाल बहुत अच्छा है, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। इस बार जो है ये बड़ा हमारा सौभाग्य रहा है कि उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर, रजत जयंती के अवसर पर ये हमारा ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीटिंग यहाँ पे आयोजन हुआ। हमारे माननीय मंत्री जी जो है छत्तीसगढ़ से इसको पिछली बार अक्टूबर के मंथ में इसको एक बेड़ा उठाया था कि भाई उत्तराखंड में हम करेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर से देहरादून का रायपुर में करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहे और हमारे प्रमुख सचिव हॉप साहब और माननीय मंत्री जी, सारे हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनके जो नेतृत्व रहा है और जो गाइडेंस रहा है, उसके बाद हम लोगों का प्लानिंग और हमारा टीम का जितने पूरा प्लानिंग है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको आज के दिन में यहाँ तक। वहीं देहरादून के DFO नीरज शर्मा ने खेल में भाग लेकर खूब दमखम दिखाया है। उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में 5 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आज सफल समापन हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ है देहरादून के DFO नीरज शर्मा, जिन्होंने जो है स्पोर्ट्स में भाग लिया और जो है कई सारे मेडल भी जीते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कौन कौन से गेम आपने यहाँ पर खेले हैं और क्या कुछ कौन कौन से मेडल मिला आपको? देखिए, मैं तो आपका भी वेलकम करूँगा और बड़े हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात थी कि इस बार जो है अखिल भारतीय वन विभाग खेलकूद प्रतियोगिता जो थी उत्तराखंड और देहरादून में आयोजित हुई। तो इसमें मैंने जो है टेबल टेनिस की प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया था। तो ये मुझको जो है कुल मिला के इसमें 5 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल, 3 जो है सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो वेटरन और सीनियर वेटरन कैटेगरी और ओपन मिक्स में इस तरह से मुझे टोटल कुल मिला के 5 पदक मिले हैं। और चूंकि एक खिलाड़ी अधिकतम 5 स्पर्धाओं में ही भाग ले सकता है, तो जिन 5 में मैंने भाग लिया उसमें मुझको कोई ना कोई पदक प्राप्त हुआ है और इससे हमारी उत्तराखंड की टीम की पोजीशन में भी जो है इजाफा हुआ है और उसमें भी जो है सहयोग मिला है। जो है जिस तरह से जो है ड्यूटी को अंजाम देते हैं, उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स में भाग लेना और फिर उसमें जीतना भी, मेडल भी लाना, ये किस तरह से देखते हैं, किस तरह से और लोगों को भी मैनेज करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारा वन विभाग का जो एक कार्य प्रणाली है, जिसमें कि आप जंगलों में जाते हैं और इस तरह की नाइट पेट्रोलिंग भी है, तो उसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो है शारीरिक फिटनेस। यानी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है और फिट होने का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो है खेल, जिससे पॉजिटिविटी, मेंटल एंड जो शारीरिक फिटनेस है वो बनी रहती है, दिमाग में भी पॉजिटिविटी रहती है और एक कंपटीशन की, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहती है। आज आपने देखा कितना सुंदर संगम, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग 5 दिन कंपटीशन किया और आज 6ठे दिन सब मिलजुल के नाच गा रहे हैं, सब एक दूसरे की खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें इतनी जो है वो देती है, प्रेरणा देती है कि भाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए, शारीरिक रूप से फिट बने रहिए और अपना अगर इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए, मेडल आ जाए तो और सोने पे सुहागा है। जो तो DFO देहरादून से हमने बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से फॉरेस्ट में ड्यूटी होती है तो एक अधिकारी को फिट रहना भी ज़रूरी होता है और आज खेल का समापन हो चुका है। देहरादून से गौरवपंत के साथ मैं नवाब चौधरी, HNN 24/7।
पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के 2027 के चुनाव वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल हरीश रावत ने कहा था कि 2027 के चुनाव में वो बीजेपी के रथ को रोकेंगे भी और उलट भी देंगे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने कहा कि हरीश रावत का ये मानसिक विकलांगता है। बिहार चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया है। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है, उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का ना तो विज़न है, ना तो सत्यता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास से पहले ये थोड़ी-थोड़ी शगुफ़े छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूँ वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से उनको सबक लेने के बाद किसी भी प्रकार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनी में खुद राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे तो अपमान कैसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा राज्य आंदोलन की विरासत का सम्मान किया है। उल्टा बीजेपी को ये बताना चाहिए कि उनके कितने नेता वास्तविक आंदोलनकारी रहे हैं। किस तरीके से कोई बताए तो। सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ आ रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल जैसे, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ, वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी हैं और भी करीब करीब 42 आंदोलनकारी वहाँ आए। कांग्रेस तो रामपुर तिरहा कांड भी गई। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन मसूरी में भी गए। हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी खटीमा शहीद स्थल पे थे। तो कैसे कह सकते बीजेपी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। आज कांग्रेस की लीडरशिप में मैक्सिमम लोग जो हैं उस पृष्ठभूमि में गए जो आंदोलनकारी थे। मैक्सिमम बीजेपी बताए ना उनके उसमें कितने आंदोलनकारी हैं। हम अपनी लिस्ट जारी करते, बीजेपी भी लिस्ट करे जारी। तो और प्रदर्शनी में एक फोटो हमने अगर इनके मंडल अध्यक्षों की फोटो लगाई या हमने उस शर्मा की महिला की फोटो लगाई जिसने अपनी 13 साल की बच्ची का बलात्कार करा है, इनके ऑफिस में कंडोम निकले भर भर के, वो अगर हमने प्रदर्शनी में लगा रखा अखबारों की कटिंग, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एक भी किसी आंदोलनकारी के विरोध में एक भी कोई वहाँ लाइन लिखी है तो वो बता दें, कैसे आंदोलन करने का विरोध हो सकता है। आप लोग पत्रकार हैं, जाके अवलोकन कीजिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बंगलौर में झबरेड़ा रोड स्थित सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने धरना दिया, जिसकी अगुवाई पीपल्स यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने की। उन्होंने कहा कि जब तक श्रमिकों की 5 बिंदुओं को लेकर मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। श्रमिकों के अनुसार कंपनी के अधिकारी उनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, साथ ही उन्हें तय वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। वहीं कंपनी के एचआर सुरेश चौधरी ने कहा कि ये कर्मियों की शिकायत को जल्द पूरा किया जाएगा। ये जो सन लाइफ कंपनी है, इसमें मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। ये मिनिमम वेजेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये 5,000-6,000 रुपए तनख्वाह महीने की देते हैं, वो भी 30 दिन की। और महिलाओं के साथ इतना शोषण है कि इसमें लगभग सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं। दिन में एक टाइम से ज्यादा टॉयलेट में नहीं जा सकती। दूसरा, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इनसे काम कराते हैं, उसका कोई डबल ओवर टाइम नहीं है। और ये शोषण बहुत बड़े स्तर पर है। सेक्सुअल हरासमेंट, कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ कंपनियों में होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो महिलाएं और जो मजदूर रखे जाते हैं उनके साथ तो बेइंतहा शोषण किया जाता है। पीपल सोशल एक्शन के माध्यम से हमने एक आंदोलन चलाया और किसी भी देश के मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन समर्पित है। और हम पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से विभिन्न संगठनों के सहयोग समर्थन के साथ हर मजदूर की आवाज के लिए खड़े हैं। आज यहाँ सन लाइफ, ये जो उत्तराखंड की हरिद्वार में स्थित कंपनी है, ये कंपनी में लगभग 150 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा ये धरना चालू रहेगा। हम धरने से उठने वाले नहीं। ये सन लाइफ कंपनी है,
हमें बहुत दिक्कत है इस कंपनी में। एक तो हमारी सैलरी कम है, सबसे ज्यादा 30 दिन की हमें कुल 8-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। हमें अंदर ही टॉर्चर भी करा जाता है। किस तरह का टॉर्चर? हमें ये टॉर्चर करा जाता है कि अगर तुम छुट्टी रखोगे तो तुम्हारी एक छुट्टी एक्स्ट्रा कटेगी। इस तरीके के टॉर्चर करे जाते हैं। ये कहते हैं उनको कर जो छुट्टी करोगे तो उसका रीजन बताओ। एक बात ये है कि कोई रीजन, लेडीज की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि कोई रीजन बता सकती है, कोई रीजन नहीं बता सकती है। ये भी बोलते हैं अगर तुम्हें बुखार है तो उसे लिखवा के लेके आए। अब हम गरीब आदमी हैं तो हम अस्पताल में थोड़ा ही ना जाएंगे, किसी छोटे मोटे डॉक्टर के जाएंगे तो वो हमें लिख के थोड़ा ही ना देगा कि तुम्हें बुखार है। वो तो पूरा में बांध कर हमें दवाई दे देगा। तो ये कहते हैं कि हमें लिखवा के दो। हम हमारी सैलरी बढ़ाओ। कितनी सैलरी की? 12,500 रुपए चाहिए जी हमें। यदि आपकी मांग ये नहीं फिलहाल मानते कितनी मिल रही? हम अंदर नहीं जाएंगे। फिलहाल अगर हमारी कितनी तनख्वाह मिल रही? 8 साढ़े कितने बन जाएंगे? 8,500 8,000 पूरे 8 मिल रहे जी। 8 बात जारी है, क्या उनकी कुछ मांगे हैं? क्या कहना चाहेंगे आपसे वार्तालाप में? एक्चुअली धरना जारी नहीं कह सकते हैं। आज इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो भी इन लोगों की प्रॉब्लम है हम बिल्कुल उसका सोल्यूशन करेंगे, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी मानकों के अनुसार इनको सैलरी नहीं मिली। नहीं, वो इनका गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लेबर होंगी जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया हुआ है काम, वो ऊपर नीचे करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। सर, पूर्व में भी यहाँ पे धरना आया लगातार। अगर मैं बात करूँ, कई बार धरना प्रदर्शन है, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। सर, एक्चुअली क्या है, पहले भी जो कुछ थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर के बीच में, वो शिकायतें होती हैं। कई बार स्टाफ की वर्कर से होती है, कई बार वर्कर की स्टाफ से होती है। वो चीज़ के लिए वो लोग कई बार बाहर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं आप सीधा हमें बताओ, हमें कोई सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी भी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके सर। पौड़ी में सप्त शक्ति संगम के तहत राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजीआर कैंपस पौड़ी से प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी ने शिरकत की। इस दौरान 7 महिलाओं को प्रधानमंत्री और तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। वहीं पुराहन वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय संयोजक सुधा मालकोटी ने विद्यालय ऑफिस को फर्नीचर देने की भी घोषणा की है। इसमें ही कहना है कि हम इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ना अपने यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो सब स्थिति में मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और यहाँ तक सबके नज़र में ये है कि आज हमारा उत्तराखंड बहुत हाइप पे है। जिसकी जड़ माँ ही होती है, माँ का उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है कि एक माँ ही अपने बच्चे को, अपने परिवार को अपने तरीके से पालती है, बड़ा करती है, अच्छी आदतें सिखाती है, और उसी में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। यही मेरा इस बारे में कहना है। और इस ममगाई जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया होता है। इस बहाने हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सीखा ही है। और इतने बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनके तरीका, उनका वो उनको आगे, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वो है कि जिससे कि आगे तरक्की करेगा और हमारा उत्तराखंड 100% सबसे आगे ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपना पत्रकार बंधुओं ते प्रणाम कर दूँ। और एक में जो हमारा प्रधानाचार्य ममगाई जी छन, उते भी अपनी सभी मातृशक्ति की तरफ से मैं हाथ जोड़ी प्रणाम कर दूँ। और जो आज हम एक में यहाँ और जो आज को कार्यक्रम छो, तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजियों ते नमन कर दूँ कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के तहीं यार हमारी रक्षा करना चाहना। और आज जो ममगाई जी ने एक ये विद्या मंदिर में जो है, मतलब एक हम सम्मानित करने का वास्ता बुलाई, तो ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो ये जो हमारी फौजियों की माता और उनकी घरवाली छनाई, उनको एक जो सम्मान करी, वैसे बड़ो सम्मान तो मैं बोलना चाहूँ कि
क्या बोलूँ मैं अब ज़्यादा मैं कुछ ना शब्द ही नहीं छन कि जो मैं वो शब्द होते हैं अग्ने अपना वो कर सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद चूँ को वो वीर नारियों को कि जो ये हम तक पहुँचनी और आज ये सम्मान का लायक छन, मतलब हम लोग भी या वो भी कोई भी छन। मतलब चलो सर्वप्रथम आप सबको आज प्रेस दिवस की बधाई शुभकामनाएं हैं। और जो अपना जो चौथा स्तंभ कहा जाता है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपना जो सप्तशक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो जिसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं उसमें विद्या भारती एक मुख्य संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और विद्या भारती ने इस जो साल है इसको महिलाओं के विकास के लिए चुना हुआ है। तो महिलाओं के विकास में क्या हो सकता है, विद्या भारती और संघ इसको मिलकर के काम कर रहे हैं। अपने जो सावित्री देवी जी है राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, मैं इनके पूरे कार्यक्रमों से ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। बहुत कर्मठ लेडी हैं, महिला हैं, समाज के बीच में अच्छा काम करती हैं। और मैं उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार और तिरुपति पुरस्कार मिलने पर हम पौड़ी वासियों को बड़ा गर्व होता है। हम काफ़ी अच्छा था विद्या भारती के द्वारा सप्तशक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया। कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया। और हर स्तर की महिलाओं ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था और महिलाओं के लिए उत्साह का मैसेज भी इसके द्वारा दिया जाएगा। और जो पूरा एक तरीके से महिलाओं के जागरण के लिए, सशक्तिकरण के इस प्रयास को मैं ये समझ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।